गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, रोपड़, आलमगीरपुर, मांडा, सुतका गेंडोर, राखीगढ़ी, दैमाबाद सब हो गया था। इसके राजनीतिक आर्थिक विशेषताएं भी हो गई थी। सभ्यता के पतन के बारे में भी हमने देखा था। एक जगह बस आपको करेक्शन करना है। बनावली में आपने शायद उसका लोकेशन क्या लिखा है? बनावली का लोकेशन आपने लिखा होगा राजस्थान के आसपास है क्या? गुजरात राजस्थान के आसपास लिखा है आपने। कौन सी? घग्गर नदी, सरस्वती नदी। उसको लोकेशन में कीजिएगा हरियाणा। लोकेशन बनावली का है हरियाणा। बुक में कहीं पे मिसप्रिंट था। लोकेशन बनावली का है हरियाणा। ठीक, आप में से किसी का कंप्लीट है कॉपी? नोट्स कंप्लीट है? हाँ, कोई बात नहीं। इतिहास अध्ययन की दृष्टि से हम कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें कि एविडेंस मतलब रिटर्न एविडेंस मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सका, क्या बोलते हैं उसको? आद्य ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में लिखा भी नहीं गया है, और लिखा भी नहीं गया तो पढ़ा भी नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य हैं, पढ़े भी जा सकते हैं। स्टोन एज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, सबसे पुराना कहा जाए तो पूर्व पाषाण काल। लगभग यहाँ पे मानव जो है वो मनुष्य की सभ्यता जो है बिल्कुल आदिम सभ्यता थी। कोई भी जीवन जीने की प्रॉपर सभ्यता नहीं थी। मतलब वन पे पूरा जीवन निर्भर रहता था, वन पे, पत्थरों पे। ठीक है, मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल आते आते थोड़ी सी सभ्यताएं विकसित होनी शुरू हुई थी। और हाँ, अंत्येष्टि वगैरह के कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। सिविलाइजेशन थोड़ी विकसित हुई, साथ में रहना, खेती करना, ये सब बेसिक चीज़ें इनको समझ में आने लग गई थी। और उसके बाद में नवपाषाण काल सभ्यताएं और बेहतर अवस्था में होती चली गई थी। उसके बाद में हमने बात किया था ताम्रपाषाण काल। मनुष्य द्वारा सबसे पहला यूज किया गया धातु कौन सा है? तांबा। महापाषाण काल, इसकी विशेषता क्या है? बड़े पत्थरों से शवाधान करना, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद में जनरली हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था जहाँ पे खोजा गया था? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। किस लिए प्रसिद्ध हैं? पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। दयाराम साहनी क्यों प्रसिद्ध हैं? हड़प्पा जो सबसे पहला स्थल था, इसकी खोज किया था इन्होंने कब? 1921 में। 1922 में कौन से स्थल की खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की। काल क्रम का निर्धारण जो किया जाता है कार्बन डेटिंग के अनुसार 2300, 1750, 2300 से लेकर के 1750 BC तक। और NCERT इसमें क्या डेट मानता है? 2500 से लेकर के 1800 BC तक। सबसे पहला अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल कौन से राज्य में है? वर्तमान कौन से राज्य में? गुजरात। लोथल में क्या चीज बहुत फेमस है जो एग्जाम में पूछा जाता है आपका? बंदरगाह शहर। ठीक है, उसके बाद में कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा का एक शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बनावली, इसमें आपने राज्य करेक्ट किया, हरियाणा। ठीक, बनावली राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
गाय और घोड़े की जनरली इस पूरे सिंधु सभ्यता में विशेषता नहीं देखी जाती है, पर एक ऐसा जगह है जहां पर घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। कौन सा है? सुरकोटद्वार से। रोपड़ कौन से राज्य में है? वर्तमान कौन से राज्य में आएगा? रोपड़ वर्तमान पंजाब राज्य में है। इस पूरी सभ्यता का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण सिरा कौन कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सबसे पूर्व में आलमगीरपुर कौन से नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी सिरा कौन सा है? सुतकागेंडोर कौन सी नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे। उत्तरी सिरा कौन सा है? मांडा नदी कौन सा है? चिनाब नदी। और सबसे दक्षिणी दैमाबाद कौन से नदी पे? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक, ये पूरा जो सभ्यता है कौन से आकृति में विकसित था? त्रिभुजाकार आकृति में ये पूरा सभ्यता विकसित था। सिंधु सभ्यता में पशुपालन के बारे में पढ़ा था हमने। पशुपालन जो है वो यहाँ पे दूसरा प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। कृषि यहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय था और इसके अलावा व्यापार वाणिज्य में भी ये लोग मंझे हुए थे। सिंधु सभ्यता की धार्मिक स्थिति कैसी थी? मतलब यहाँ पे मातृ देवी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, उनकी पूजा के बारे में, और प्रकृति पूजक ये समाज था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि को क्या कहते हैं? मतलब इस लिपि को लिखने की जो शैली है उसको क्या कहते हैं? ब्रूस्टो-फेदन शैली कहा जाता है। इस लिपि को लिखने की जो शैली है, मतलब जो सिंबल्स के फॉर्म में लिखने की जो शैली है, इसको ब्रूस्टो-फेदन शैली कहा जाता है। चलिए, सिंधु सभ्यता में ये कुछ प्रमुख चीजें थी जिसके बारे में हमको पढ़ना था। अब इस पूरे टॉपिक को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको इस तरीके से लास्ट में 3 कॉलम बना करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहला कॉलम रहेगा यहाँ पे सभ्यता या फिर स्थल का नाम। दूसरा कॉलम है यहाँ पे कौन से वर्तमान स्थिति, वर्तमान कौन से राज्य में है या कौन से देश में है, वर्तमान स्थिति। और तीसरा कॉलम रहेगा नदी के नाम पे, कौन सी नदी के किनारे ये शहर या ये सभ्यता विकसित हुई थी। इस पूरे एक टेबल में से आपको लगभग 8-10 प्रश्न जो कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखिएगा हड़प्पा। ये सब चीज हम पहले नोट कर चुके हैं, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, ये टेबल रिवीजन के लिए काम आएगा। सबसे पहला नाम है हड़प्पा, कौन से देश में है? पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान, रावी नदी। हड़प्पा पाकिस्तान, रावी नदी। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। चन्हूदड़ो, नेक्स्ट है चन्हूदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। चन्हूदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। नेक्स्ट लोथल गुजरात, कौन सी नदी? भोगवा नदी। लोथल गुजरात, भोगवा नदी। नेक्स्ट धौलावीरा गुजरात, कौन सी नदी? भोगवा नदी के ही पास में है। धौलावीरा गुजरात, भोगवा नदी। रंगपुर, हाँ, रंगपुर गुजरात।
रंगपुर गुजरात, मंदार नदी। नेक्स्ट सुरकोतड़ा गुजरात, सरस्वती नदी। सुरकोतड़ा गुजरात, सरस्वती नदी। नेक्स्ट कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी। नेक्स्ट बनावली हरियाणा, सरस्वती नदी। बनावली हरियाणा, सरस्वती नदी। राखीगढ़ी हरियाणा, घग्गर नदी। राखीगढ़ी हरियाणा, घग्गर नदी। नेक्स्ट रोपड़ कौन से राज्य में? पंजाब। रोपड़ पंजाब, सतलज नदी। रोपड़ पंजाब, सतलज नदी। दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस का एक लिस्ट था, और जो बचे हुए हैं वो आपको टॉपिक जो आपने हर एक जगह का लोकेशन के लिए टॉपिक अलग से लिखा है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपको इस टेबल से ही लगभग 8-10 प्रश्न पूछे गए हैं, या तो लोकेशन के नाम पे या तो नदी के नाम पे। तो लोकेशन, नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर सिंधु सभ्यता में जितनी चीज़ें पढ़नी थी वो लगभग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिएगा वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल। पंद्रह सौ से 600 BC। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताते चलना कि हमने पाषाण काल के लिए एस्टिमेटेड लगभग कितना समय काल देखा था यहाँ पे? 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक? 2500-3000 BC के आसपास तक हमने देखा था। 2500 BC तक मान लीजिए। उसके बाद हमने देखा सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के अगर कालक्रम को हम विभाजित करें तो कहां से कहां तक था? 2500 से 1800 मान सकते हैं, या 2350 से लेकर के 2300 से लेकर के 1750। उसके बाद में ये जो सभ्यता का जो कंटिन्यूटी था वो जनरली यहां पे हमको गैप दिखाई देता है। अगर कार्बन डेटिंग के अनुसार माने तो 2300 से लेकर के 1750 एक ऑथेंटिक डेटा है जो कि साइंटिफिकली प्रूफ किया जा सकता है। उसके बाद ये जो एविडेंसेस हैं, मतलब ये तो डेट जो है वो इसके बाद बिल्कुल कंटिन्यूटी में होना चाहिए था। मतलब 1750 के बाद में हमको एक टाइम पीरियड कंटिन्यू मिलना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम के बाद में कोई भी ऐसा गैप दिखने का कोई सवाल होता नहीं है। पर एक्चुअल में 1750 के बाद में सीधा सीधा हमको जो एविडेंस मिलता है या रिटर्न एविडेंस जो मिलते हैं वो 1500 BC के आसपास मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? अगर हम इसको टाइम स्केल में इस तरीके से डिफाइन करें तो लगभग 2.5 लाख से लेकर के ये वाला 2.5 लाख से बीतते बीतते हम लगभग 2500 BC तक या 2300 BC तक पहुंचे, और 2300 से लेकर के हम 1750 BC तक पहुंचे हैं। 1750 BC के बाद में ये जो टाइम है इसका हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक, ये जो बीच का टाइम है वो गायब हो गया है इतिहास के पन्नों से, और सीधा हमको जो इतिहास जो पढ़ा जाता है वो 1500 BC के आसपास पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर कभी इतिहास में एक प्रश्न आए कि किस काल को या किस समय अंतराल को अंधकार युग कहा जाता है, तो इस समय को 1750 से लेकर के 1500 तक का जो समय है, लगभग 150 वर्षों का जो समय है, इसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इस टाइम का कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, कोई भी मतलब पुरातात्विक साक्ष्य भी यहां पर नहीं मिलते हैं। ठीक, वैदिक काल में सीधा हम 1500 से लेकर के 600 बीसी तक का अध्ययन करते हैं और इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका पूर्व वैदिक काल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या है, इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल, इसका जो समय है लगभग 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका काल कहां तक होगा, 1000 से लेकर के 600 बीसी तक का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद हम ऋग्वैदिक काल के बारे में या पूर्व वैदिक काल के बारे में शुरू करेंगे। पहला ब्रांच है या पहला क्लासिफिकेशन, पहला कैटेगरी है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, 1500 से लेकर के 1000 बीसी। और दूसरा क्लासिफिकेशन है इसमें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 बीसी। टाइम समझ में आ रहा है ना, ये उल्टा क्यों चल रहा है? अभी हम 0 तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, 0 के बाद जब पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको पॉजिटिव में नंबर दिखने, मतलब टाइम जो है वो 100 200 इस तरीके से कंटिन्यूटी में दिखेगा। अभी ये समय जो है आपको उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब पहला हेडिंग डाल दीजिएगा ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। अब इस काल को वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहने का रीजन ये है कि इस काल में वेदों की रचना हुई है। सिंपल सा एक लॉजिक या रीजन क्या है, जितने भी रिटर्न एविडेंस है जिसमें कि वेद हो गए, पुराण हो गए, जितने महाकाव्य हो गए हिंदी लिटरेचर के, वो लगभग इसी वैदिक काल के दौरान लिखे गए हैं। इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक काल में भी खास करके जो सबसे पहला वेद लिखा गया था आपका कौन सा है, ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद के नाम पर ही इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, जो पहला फेज है इसको ऋग्वैदिक काल कहने का रीजन क्या है, इस समय पे इस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिएगा, कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ। एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ। जो एक ग्रामीण सभ्यता, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता के संस्थापक, इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, श्रेष्ठ, कुलीन, या उच्च वर्ग होता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, ऊंचे कुल के, कुलीन या उच्च वर्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों के उत्पत्ति के संबंध में, आर्य कहां से आए थे इस चीज को लेकर के बहुत डिस्प्यूट है। कोई कहता है कि हाँ मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है यूरोपियन थे, कोई कहते हैं कि नॉर्थ पोल से ये लोग
माइग्रेट करते हुए भारत तक पहुंचे थे। तो इसके बारे में वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं, मत हैं। लिखिएगा, आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव, जैसे उत्तरी ध्रुव, कौमा तिब्बत, तिब्बत, कौमा यूरोप, कौमा मध्य एशिया, मध्य एशिया, कौमा सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी, कौमा सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी इत्यादि। ठीक, अलग अलग इतिहासकार हैं, बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे जो भारतीय राजनीतिज्ञ हुए, नेता हुए, वो मानते हैं कि अलग अलग जगहों से हो सकता है, संभावित है कि यूरोप से आए हों, कुछ मानते हैं कि तिब्बत से आए हों। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है कि जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है कि ये यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्र से आए हुए मिले जुले ट्राइब से, और वो यहाँ पर आकर के बसे हैं, उन्हीं को हम आर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये आर्य में इन्हीं आर्यों ने मान सकते हैं कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आर्यों को भारत के मूल निवासियों से संघर्ष करके अपना साम्राज्य स्थापित करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों की सफलता के प्रमुख कारण डैश करके लिखिएगा, हस्तचलित रथ, घोड़ों को बांध करके उसकी लगाम हाथ में लेकर के जो खुद चलाने वाला रथ है उसको कहा जा रहा है हस्तचलित रथ। कौमा कांसे के उपकरण, कौमा विकसित हथियार, कौमा कवच, बॉडी आर्मर जो कि चेस्ट को और शील्ड के रूप में, सिर को ढकने के रूप में काम आते थे, वो सारी चीज़ें ये विकसित कर चुके थे। और उस समय जो भारतीय ट्राइब्स थे उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसी वजह से ये विजित हुए, जीत करके इन्होंने अपनी सभ्यता यहाँ पर प्रारंभ की। हस्तचलित रथ, विकसित हथियार, कवच इत्यादि। अब सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, वैदिक काल को जानने के
स्रोत, वैदिक काल को जानने के स्रोत। सबसे पहला लिखिएगा इसमें वेद। वैदिक काल को जानने के स्रोत, सबसे पहला स्रोत है वेद। आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा या आपको पता है कि वेद कितने हैं? टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से? सीक्वेंस में बता पाएंगे? सबसे पहला कौन सा आया था? ऋग्वेद सबसे पहला आया था। उसके बाद में यजुर्वेद या सामवेद? यजुर्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद में सबसे लास्ट कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा किस चीज से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या चीज दिया गया है? पूजा पद्धति, कर्म कांड कह सकते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियम कानून। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जादू टोना। ठीक, सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा ऋग्वेद। पहला पॉइंट लिखिएगा, आर्यों के जीवन से संबंधित, आर्यों के जीवन से संबंधित प्रमुख जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आर्यों के जीवन से संबंधित प्रमुख जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भाषा संस्कृत, इसकी भाषा संस्कृत और मूल लिपि ब्राह्मी है। इसकी भाषा संस्कृत और मूल लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत और मूल लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 10 मंडल, अध्याय कह सकते हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, कहीं पे आपको मिल सकता है ऋचाएं या कहीं पे मिल सकता है श्लोक। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा और 7वां अध्याय या दूसरा और 7वां मंडल, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन जबकि पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ये सभी एक एक पॉइंट जो है आप लिख रहे हैं, एक एक प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
क्या चीज है? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ब्रैकेट में लिखिएगा विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये 7-8 बार तो यही प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, किसने लिखा है या कौन सा तीसरे मंडल में क्या चीज वर्णित है। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवें मंडल में दशराग्य युद्ध, या कहीं पे दशराज युद्ध में मिलेगा, दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, वर्चस्व की लड़ाई थी, इसको दशराग्य युद्ध कहा गया है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, 9वें मंडल में सोमदेव और 9वें मंडल में सोमदेव और सोमरस, नौवें मंडल में सोमदेव और सोमरस का उल्लेख है। क्या चीज है सोमरस? हाँ, कह सकते हैं उस टाइम पे जो सबसे फेमस रहा होगा एंजॉयमेंट के लिए, वो था सोमरस। नेक्स्ट, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन से 4 वर्ण माने जाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो क्लासिफिकेशन था जनरली इनके वर्क के अकॉर्डिंग था। ब्राह्मण का काम पुरोहित या शिक्षा से संबंधित था। कोई भी व्यक्ति जो लड़ाई वाला काम कर रहा है वो क्षत्रिय में हो गया। कोई भी व्यक्ति जो व्यापार से संबंधित है वो वैश्य हो गया। और कोई भी व्यक्ति जो सेवा प्रदान कर रहा है वो क्या हो जाता था? शूद्र कहा जाता था। ठीक, ऐसा मानते थे कि ब्रह्मा जी के शरीर के 4 अंगों से इन सभी का मतलब निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। मस्तक या सिर से पुरोहित या ब्राह्मण, हाथों से भुजाओं से क्षत्रिय और वैश्य, जंघा से और पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में मानी जाती है। अब ये कौन सा एरिया है सप्त सैंधव वाला? अच्छा, कौन कौन सी नदियां हो सकती हैं सप्त सैंधव में? 7 नदियां हैं, ये तो समझ में आ रहा है आपका। सबसे पहले है कौन सा? सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती।
इसके बारे में हमने बात किया था कि सरस्वती नदी अपना मार्ग बदल लेती है और फिर हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते हुए मतलब यूपी में फिर प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है, और वर्तमान में इसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है, पर ये जो 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों के संगम को ही हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, जो ऋषि या जो पुरोहित इसको पढ़ते हैं, उनको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग, पीएससी का प्रश्न है, स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है? स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और ये स्तूप क्या होते हैं? स्तूप का मतलब होता है ढेर, किसी चीज का ढेर लगा देना। ठीक, इस तरीके का आप बुद्धिज्म में जनरली ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है, ये वाले एरिया को स्तूप। स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव, जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हाँ, 24 तीर्थंकर में से मतलब देखा जाए तो आपका जो, हाँ, 23वें तीर्थंकर कौन है आपके? पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। इनके बारे में कब जानकारी मिलती है? महावीर स्वामी या फिर जैनिज्म कब शुरू हुआ है मानते हैं? 500-600 बीसी के आसपास, 600-500 बीसी के आसपास। ठीक, हाँ, पर ये जो समय था आपका, इससे पहले अगर ये 24वें तीर्थंकर है और हर एक तीर्थंकर की आयु मान लीजिए आप कम से कम 60-70 साल भी रहे होंगे, तो इससे पहले कितना समय पहले रहा होगा? तो लगभग 1000-1200 साल के आसपास ये समय पहले चला जाएगा। ठीक है, और लगभग ये यही काल मिलता है जहां पे ऋषभनाथ का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ईरान के ग्रंथ, ये शब्द भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एक शब्द है, ईरान में ग्रंथ प्रचलित है, इसको कहा जाता है ज़िंदावेस्ता। हाँ, पारसी लोगों की एक धार्मिक किताब है ज़िंदावेस्ता। ईरानी ग्रंथ ज़िंदावेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। ईरानी ग्रंथ ज़िंदावेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा यजुर्वेद।
इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इस वेद में यज्ञ एवं कर्मकांड की जानकारी प्राप्त होती है। इस वेद में यज्ञ एवं कर्मकांड की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी रचना चंपू शैली में की गई है। यह कौन सी शैली है? चंपू शैली। चंपू का मतलब, हाँ, चंपू शैली। अच्छा, आपने ये दो शैलियां पढ़ी होंगी। हाँ हाँ, एक शैली होती है गद्य और एक होता है पद्य, ठीक है। और इन दोनों को अब मिला देते हैं, इसको कहते हैं चंपू शैली। कोई ऐसी रचना जिसको कि गद्य और पद्य दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखा गया हो, इसको कहा जाता है चंपू काव्य या चंपू शैली। थोड़ा सा स्टोरी बताया, थोड़ा सा फिर कुछ म्यूजिक के फॉर्म में है, कुछ फिर स्टोरी है, कुछ आपके पोएम्स हैं। इस फॉर्म को कहा जाता है चंपू शैली। यजुर्वेद में लिखिएगा, इसकी रचना चंपू शैली में की गई है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया जाता है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जनरली हिंदी में हमें शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष इस नाम से जानते हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अर्ध्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अर्ध्वयु कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में बस दो तीन चीजें याद रखिएगा। यजुर्वेद में किस चीज के बारे में यहां पे बताया गया है। एक है यज्ञ और कर्मकांड, और इसकी रचना कौन सी शैली में है? चंपू शैली में है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सामवेद। सामवेद इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, यह मुख्य रूप से संगीत से संबंधित वेद है। यह मुख्य रूप से संगीत से संबंधित वेद है। इसे भारतीय संगीत की जननी भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत की जननी, इसे भारतीय संगीत की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति में समर्पित किया गया है। देवताओं की स्तुति में
त में छोटा ही आएगा, बड़ा आएगा? देवताओं की स्तुति में समर्पित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पद्य शैली में लिखा गया है। यह पद्य शैली में लिखा गया है। इसके पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसके पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा वेद है अथर्ववेद। लास्ट वेद है अथर्ववेद। इसमें जादू टोना कौमा औषधि प्रयोग, इसमें जादू टोना कौमा औषधि प्रयोग इत्यादि जानकारी प्राप्त होती है। औषधि प्रयोग इत्यादि जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे आयुर्वेद विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसे आयुर्वेद विज्ञान का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सबसे नवीन वेद है। यह सबसे नवीन वेद है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सभा और समिति, इसमें सभा और समिति को, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब ये प्रजापति कौन है? तो प्रजापति यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म है, एक सुपर डिवाइन कह सकते हैं कि सुप्रीम पावर का प्रजापति। ठीक है, सुप्रीम पावर कह सकते हैं, वो जो भी इष्ट देव अपने मानते होंगे उस समय, उसको कहा जा रहा है प्रजापति। और सभा और समिति जो है वो ये कह सकते हैं कि वर्तमान लोकसभा राज्यसभा जैसी एक संरचना थी, जहां पे लोगों का एक समूह होता था। समाज में कुछ भी निर्णय लेना है तो सभा या समिति के माध्यम से निर्णय लिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये जो भी निर्णय दे रहे हैं ये डिवाइन पावर या ईश्वरीय शक्ति से दे रहे हैं, और इनका जो भी निर्णय होगा वो गलत नहीं है, वो सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था।
ठीक है, ये 4 वेद हैं। इसके अलावा भी वैदिक साहित्यों में कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला हमने बात किया था वैदिक साहित्यों में, वैदिक साहित्य में सबसे पहला हमने बात किया वेद, और वेद में हमने 4 वेदों की चर्चा की। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, नेक्स्ट था आपका सामवेद, और चौथा था अथर्ववेद। ठीक, वैदिक साहित्यों में कई और साहित्य हैं। एक है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, एक है अरण्यक, इसके अलावा उपनिषद। ठीक, ऐसे कई सारे सेपरेट कुछ बुक्स हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा देखना है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वेद के बाद में, वेद में 4 वेद कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है अरण्यक। वेद के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अरण्यक। अरण्यक, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्यक, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इन ग्रंथों का लेखन वन में किया गया है। इन ग्रंथों का लेखन वन में किया गया है, इसलिए इन्हें अरण्यक कहा जाता है। इसलिए इन्हें अरण्यक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जंगलों में जो लोग जा रहे हैं वो जनरली देश, दुनिया, घर परिवार, मोह से छूट करके जा रहे थे और दर्शन में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, दर्शन या फिलोसफिकल बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इनमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों जैसे आत्मा, जीवन, मृत्यु, आत्मा, जीवन, मृत्यु इत्यादि विषयों का वर्णन है। इत्यादि विषयों का वर्णन है। ठीक है, तो हम सभी की लाइफ के कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप जैसे भी हो। तो आपके लाइफ की क्या क्या फिलॉसफी है? जियो और जीने दो। हर किसी के लाइफ की कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है। मतलब आप ईश्वर को मानते हैं तो आस्तिक हो जाएंगे, नहीं मानते तो नास्तिक हो जाएंगे। मतलब कोई भी वैसा व्यक्ति जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ भिखारी भी है, जिसको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है, उसके जीवन का भी कुछ ना कुछ दर्शन होगा। वो कैसा व्यक्ति है? उसको आप कह सकते हैं चारवाक दर्शन है। ठीक है, उसको उधार लेके भी खाना पड़े तो खा लेगा, फिर भूल जाएगा कि किसी से उधार लिया था करके। ठीक, ऐसे कई सारे दर्शन हैं जिनके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया था। किसमें? अरण्यक के जो भी बुक्स लिखे गए थे इनमें। नेक्स्ट किताब है उपनिषद। हाँ, सरकार भी फॉलो कर रही है उसको। नेक्स्ट उपनिषद, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें वेदों का अंतिम भाग माना जाता है।
इन्हें वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं और ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, सेकेंड फेज में 1000 से 600 BC वाले टाइम में इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी कुल संख्या, कुल कितने उपनिषद हैं देश में? 108। इनकी कुल संख्या 108 मानी जाती है। इनकी कुल संख्या 108 मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कर्मकांड की आलोचना, इसमें कर्मकांड की आलोचना, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए जो बहुत सारे नियम कानून होते हैं उनकी आलोचना, तथा ज्ञान के तत्वों पर महत्व दिया गया है। इनमें कर्मकांडों की आलोचना तथा ज्ञान के तत्वों पर महत्व दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब अगर इस उपनिषद से प्रश्न पूछा गया है तो 10 में से 6 बार या 7 बार यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है। इसको लिखिएगा, भारत का आदर्श वाक्य, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। कहां से? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, कुछ प्रमुख उपनिषद, कुछ प्रमुख उपनिषद। इसमें लिखिएगा सबसे पहला मुंडकोपनिषद, एक नाम था, इसको आपने नोट किया। सेकंड लिख लीजिए इसमें प्रमुख उपनिषद में, सेकंड कठोपनिषद, कठोपनिषद, इसमें डैश करके लिखिएगा। यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता इन दोनों के बीच की बातचीत को कठोपनिषद में वर्णित किया गया है। ठीक, यम ये वही वाले हैं जो यम है, हम सबको लेने के जाने के लिए जो आते हैं, यम। और नचिकेता एक व्यक्ति, एक बालक है, अबोध बालक है, जो कि एक ऋषि है, ऋषि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका पुत्र है नचिकेता। ये जो नचिकेता है अपने पिता से खूब सवाल जवाब कर रहा है कि मृत्यु क्या होता है, जन्म क्या होता है। तो उसके पिता परेशान होकर के इसको मृत्यु दंड या मृत्यु का श्राप देते हैं, जा तुझको यम ले करके मैं तुझको यम को समर्पित करता हूँ।
ठीक है, तो आप मुझको किसको देंगे, ऐसा एक प्रश्न इसने किया था, तो मैं तुमको यम को दे दूंगा, ऐसा इसका जवाब इसके पिता ने दिया था। तो ये बालक सीधा यम के पास चला गया क्योंकि मेरे पिता ने आपको भेजा है इस तरीके से। ठीक, अब वो वहां पे यम के साथ जाकर के बहस करने लग गया है 1 to 1। ठीक, कि मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है, तो यम कहता है कि अभी आपकी मृत्यु का समय नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाएगा। तो दोनों के बीच जितना डिस्कशन हुआ है उसी को कहा जाता है इसमें कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद। नेक्स्ट, एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद एक प्रश्न पूछा गया था सीजीपीएससी में। 3-4 उपनिषद के नाम दिया गया था, उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन से उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। ठीक, इसमें से 2 शब्द हैं श्वेत और अश्व, इसी से मिल करके ये शब्द बना है श्वेताश्वर। श्वेत का मतलब सफेद और अश्व के लिए क्या शब्द है यहां पे, घोड़ा। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। नेक्स्ट, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय मंत्र का उल्लेख। किसी के स्कूल में था क्या ये वाला प्रेयर, तमसो मां ज्योतिर्गमय? क्या होता है वैसे इसका मतलब? अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक उपनिषद, तमसो मां ज्योतिर्गमय मंत्र का उल्लेख। नहीं, और भी बहुत कुछ है इसमें, पर ये एक चीज है जिसके बारे में पूछा जाता है। इसमें मतलब एक एक अरण्य को पढ़ने के लिए लोग पूरा जीवन लगाते हैं। ऐसा इतना मतलब 4 वेदों को शायद जितने भी ब्राह्मण होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा जैसे कि सरनेम होता है कहीं पे द्विवेदी, हाँ द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। अरे त्रिपाठी भी मत जाओ, चतुर्वेदी। इसका मतलब है कि उनके कायदे से उनको कम से कम 2 वेदों का अध्ययन करना चाहिए, इनको 3 वेदों का अध्ययन करना चाहिए, इनको 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, कायदे से करते कोई नहीं है, पर ये सरनेम उनको इसलिए मिला था क्योंकि इनके जो पूर्वज थे किन्हीं 2 वेदों में महारत हासिल होते थे, इसी वजह से उनको ये सरनेम मिला था, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। और एक वेद वाले को पता नहीं क्या बोलते थे, उसको वेदी बोलते होंगे। हाँ, हो सकता है बेदी, एक शब्द है ना किरण बेदी, वो हो सकता है वेदी से चेंज होते होते पहुंचा होगा। ठीक, तो हाँ, इसमें लिखिएगा छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद, पुनर्जन्म का उल्लेख। पुनर्जन्म का उल्लेख। आपको लगता है पुनर्जन्म होता है? सर एक आपको स्टोरी जैसे क्राइम तक में दिखाते हैं ना, उसमें पुनर्जन्म का पूरा हो रहा है, उनको याद रहता है कि क्या क्या किए थे पिछले जन्म में। वो वाला क्राइम तक नहीं है, जो समझता है वो वाला है। न्यूज में जो आता है, यस सर, उसमें रियल स्टोरी का जो रहता है पूरा साक्ष्य रहता है, तो बताते हैं। ठीक, ये कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा महाकाव्य। महाकाव्य, और भारत में जनरली 2 महाकाव्य माने जाते हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। ठीक, महाकाव्य इसमें लिखिएगा। सबसे पहला महाकाव्य में पहला इस तरीके से रामायण।
रामायण में पहला पॉइंट, इसकी रचना द्वितीय शताब्दी पूर्व मानी जाती है। इसकी रचना द्वितीय शताब्दी पूर्व मानी जाती है। अभी रिसेंटली इसी में से एक प्रश्न पूछा गया था, रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने या एक तुलसीदास ने? रामचरितमानस है। एक प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारे लोग उसमें तुलसीदास मार के आए थे। ठीक, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भाषा संस्कृत है। रामायण में पहला पॉइंट है द्वितीय शताब्दी पूर्व। सेकंड पॉइंट, इसकी भाषा संस्कृत है। और तीसरा पॉइंट है इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। अभी पिछले महीने ही कोई एग्जाम हुआ था, शायद कलेक्ट्रेट में कुछ एग्जाम था, उसमें एक प्रश्न पूछा था रामायण के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता वाल्मीकि। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। अब एक शब्द यहाँ पे जो संस्कृत में, इसी को 24,000 को संस्कृत में कन्वर्ट करके एक शब्द पूछा जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। चतुर्विंशति का मतलब है यहाँ 24, सहस्त्री मतलब 1000। ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण के लिए, या रामायण का एक दूसरा नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ये रामायण का एक और नाम है। ठीक, नेक्स्ट है महाभारत के बारे में। इसकी रचना द्वितीय और तृतीय शताब्दी के मध्य। इसकी रचना द्वितीय और तृतीय शताब्दी के मध्य हुआ। शताब्दी पूर्व रहेगा? नहीं, शताब्दी पूर्व मतलब बीसी वाला, शताब्दी मतलब सिंपली आगे वाला, मतलब 200-300 AD। इसकी रचना द्वितीय और तृतीय शताब्दी के मध्य हुआ। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक महाभारत में वेद व्यास। इसके लेखक वेद व्यास हैं। इसके लेखक वेद व्यास हैं। इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। इसी को ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसका एक और नाम शत सहस्त्री संहिता। शत सहस्त्री संहिता। शत का मतलब है 100, सहस्त्री का मतलब है 1000। शत सहस्त्री संहिता।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है महाभारत में, उसके बारे में है। पीएससी का एक प्रश्न था, निष्काम कर्म किस चीज से संबंधित है। ठीक है, लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत में गीता नामक अंश में, महाभारत का एक हिस्सा है गीता, भगवत गीता जिसको हम जानते हैं भगवत गीता के नाम से, महाभारत के एक अंश गीता में निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसी गीता में से ही निष्काम कर्म से संबंधित है। निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। ठीक, महाकाव्य के बाद में नेक्स्ट कुछ किताबें हैं। एक है वेदांग, जैसा इसके संधि विच्छेद से समझ में आ रहा है, वेदों का अंग, वेदांग। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, इसे वेदों का अंग माना जाता है। इसे वेदों का अंग माना जाता है जो वेदों के अध्ययन में सहायक होते हैं, जो वेदों के अध्ययन में सहायक होते हैं। जो वेदों के अध्ययन में सहायक होते हैं। ठीक है, वेदों को किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीजें इसी वेदांग में बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनकी कुल संख्या 6 है। इनकी कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक, सबसे पहला लिखिएगा इसमें शिक्षा। इनकी कुल संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, डैश करके लिखिएगा। मंत्रों के उच्चारण की विधि, मंत्रों के उच्चारण की विधि। मंत्रों के उच्चारण की विधि। सेकंड है कल्प। उचित कार्य के लिए उचित मंत्र, उचित कार्य के लिए उचित मंत्र, मतलब कौन से काम के लिए कौन सा मंत्र जाप करना है वो बताया गया कल्प में। उचित कार्य के लिए उचित मंत्र। हाँ, कल्प वृक्ष नहीं, वो अलग है। कल्प वृक्ष मतलब जो सभी इच्छाएं पूरी कर दे, वो वाला वृक्ष है। कल्प, शिक्षा के बाद में कल्प, उचित कर्म के लिए उचित मंत्र का प्रयोग। नेक्स्ट शिक्षा, कल्प, व्याकरण। व्याकरण में लिखिएगा शब्दों के यथार्थ ज्ञान हेतु। शब्दों के यथार्थ ज्ञान हेतु। नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त
वेदों में प्रयुक्त शब्द जिनका विशेष अर्थ हो, वेदों में प्रयुक्त शब्द जिनका विशेष अर्थ हो, एक तरह से इनकी डिक्शनरी कह सकते हैं, निरुक्त। नेक्स्ट, छंद। हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं हम छंद, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, वही वाला छंद है। इसमें लिखिएगा, काव्य प्रबंध की रचना का ज्ञान, काव्य प्रबंध की रचना का ज्ञान। और लास्ट है ज्योतिष, ये तो सभी को पता है, छंद लास्ट में ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र की जानकारी, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हिस्से हैं वेदों के, जिसको वेदांग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।